हेलो एवरीवन, हिस्टोरियोग्राफी प्रेजेंट टारगेट यूपीएससी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये हमारे हिस्ट्री क्लास का 13th लेक्चर होगा। ओके, दिस विल बी अवर 13th क्लास, जिसमें हम लास्ट लेक्चर जो था क्लास 12 उसमें हमने गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड पॉलिटी सीखी थी। ओके, कौन से पॉलिटिकल रूलर्स या फिर हम कहेंगे कौन से रूलर्स ने गुप्ता डायनेस्टी पर रूल किया ड्यूरिंग देयर टेन्योर। ओके, ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ 3rd सेंचुरी एडी टू 5th सेंचुरी एडी, उस पर्टिकुलर जो पीरियड था 200 टू 250 इयर्स का, उसमें कौन से रूलर्स इन्होंने गुप्त साम्राज्य में रूल किया, वह भी हमने इंपॉर्टेंट रूलर ही देखे थे। ओके, अब जो हमें देखना है वो जो देखना है गुप्त साम्राज्य तो था, गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड हमें एडमिनिस्ट्रेशन देखना है। ओके, गुप्त एम्पायर, इससे जुड़ा हुआ एडमिनिस्ट्रेशन हमें देखना है। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन ओके। सो फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस जो हमें गुप्त साम्राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है, जिससे हमें गुप्त साम्राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलेगा। ओके, तो ऐसा पता चलता है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कौन रहेगा हाईएस्ट अथॉरिटी? किंग। ओके, कौन रहेंगे? किंग। किंग विल बी दी हाईएस्ट अथॉरिटी, ये तो कॉमन चीज है। ओके, हाईएस्ट अथॉरिटी, किंग विल बी दी हाईएस्ट अथॉरिटी, यह हमें पता चलता है। देन नेक्स्ट हमने यह भी देखा कि जो राजास थे, ओके, स्पेसिफिकली जो गुप्त राजास थे, उन्होंने मल्टीपल टाइटल ओके अज्यूम किए थे। मल्टीपल टाइटल अज्यूम किए थे, जैसे महाराजा, महाराजाधिराज, ओके, विक्रमादित्य, लाइक मल्टीपल टाइटल। तो वो टाइटल भी राजास जो थे उन्होंने अज्यूम किए थे। फॉर एग्जांपल लाइक महाराजा। सेकंड कौन सा? महाराजाधिराज, महाराजाधिराज। देन नेक्स्ट हमें ऐसा दिखता है कि पराक्रमणा, यह भी टाइटल उन्होंने अज्यूम किया था। पराक्रमणा। देन नेक्स्ट विक्रमादित्य, ओके, एक्सेट्रा। हम एक्सेट्रा लिख देंगे। ओके, देयर आर मल्टीपल टाइटल्स अगर हम देखें तो। ओके, पराक्रमणा, ओके, विक्रमादित्य, महाराजाधिराज, ओके, देन महाराजा। ओके, सो दीज आर सम टाइटल which were assumed by the king during the Gupta rule. ओके, और गुप्ता रूल में हमें एक चीज कॉमन दिखती है, वो ये है कि जो किंगशिप है वो क्या होगा? अभी हेरिडेटरी होगी। किंगशिप क्या होगी? हेरिडेटरी। किंगशिप क्या होंगी? अभी हेरिडेटरी होंगी किंगशिप। ओके, अब जो राजा का बेटा है वही राजा बनेगा। ओके, तो ये किंगशिप हेरिडेटरी हमें कब दिख रही है? वो दिखेंगे हमें गुप्ताज, इनके वक्त या फिर इनके पहले भी वही था। ओके, बट जो ऑफिशियल्स है हमें वहां पर भी हेरिडेटरी पोस्ट दिखेंगे। ओके, जो ऑफिशियल्स रहेंगे, जो हायर ऑफिशियल्स रहेंगे, वहां पर भी हमें हेरिडेटरी मतलब क्या कहेंगे, वो जो ऑफिस होल्ड करना होगा वहां पर भी हमें हेरिडेटरी पोजीशन या फिर सक्सेशन दिखेगा। ओके, मतलब किसी के पापा अगर एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हाईएस्ट अथॉरिटी होंगे तो उनका बेटा भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बाय डिफॉल्ट हाईएस्ट अथॉरिटी ही ज्वाइन करेगा, ना कि अगर उनमें उसकी काबिलियत है। ओके, इसे देखने की जगह वो सिर्फ एज अ हेरिडेटरी मेजर्स उन्हें वो ऑफिस मिल जाएगा। ओके, सो हेरिडेटरी मींस हमें दिखता है कॉमन होते हुए कब? गुप्ताज इनके वक्त। ओके, सो राजा कहते हैं हाईएस्ट अथॉरिटी। राजा के अंडर हमें दिखता है उन्होंने अलग अलग टाइटल अज्यूम किए थे, लाइक महाराजा, महाराजाधिराज, पराक्रमणा, विक्रमादित्य। देन नेक्स्ट हमें दिखता है कि किंगशिप क्या होगा? हेरिडेटरी होगा ड्यूरिंग दी गुप्ता एम्पायर। ओके, देन नेक्स्ट हमें ऐसा दिखता है कि जो राजास थे, ओके, ये राजा इनको ब्राह्मणों द्वारा, प्रीस्ट, ओके, ब्राह्मणों द्वारा राजाओं को गॉड के साथ कंपेयर किया जाने लगा। ओके, कंपेयर्ड विथ गॉड। ओके, कंपेयर्ड विथ गॉड। जो गुप्त राजा थे, स्पेसिफिकली कौन से गुप्त राजा थे, उनको गॉड के साथ कंपेयर किया गया। और गॉड में भी स्पेसिफिकली हमें ऐसा दिखता है कि विष्णु भगवान, ओके, गॉड विष्णु, इनके साथ इन राजाओं का कंपेयर किया जाना हमें दिखता है। कौन से? गुप्त राजाओं का कंपेयर किया जाना दिखेगा हमें। उसमें भी जो राजा थे, ये राजा इनको जैसे कि विष्णु, ओके, भगवान विष्णु इनको हिंदू धर्म में, ओके, एज अ प्रिजर्वर,
ओके, जो बचाते हैं, प्रिजर्व करते हैं, प्रिजर्वर का सिंबल दिया जाता है, वही सिनोनिम्स, ओके, वही सिंबल हमें इन राजाओं के लिए, कौन से राजा, गुप्त राजा, ओके, प्रिजर्वर, इनको दिया जाएगा, किनके द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा, किनके द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा, किन्हें दिया जाएगा, राजाओं को दिया जाएगा, ओके, राजाओं को सिनोनिम्स दिया गया, राजाओं को भगवान बताया गया, भगवान स्पेसिफिकली कौन से भगवान, विष्णु भगवान, जो सबकी रक्षा करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, ओके। तो एक तो चीज ये होगी राजाओं के बारे में। देन नेक्स्ट हमें ऐसा पता चलता है कि जो उनकी रानियां थी, राजाओं की पत्नियां यानी रानियां जो थी, उन रानियों को भी गॉडेस के साथ कंपेयर किया जाने लगा, स्पेसिफिकली गॉडेस लक्ष्मी, ओके। सो राजाओं की जो बीवी होंगी, जो पत्नियां होंगी, जो महारानियां होंगी, उन्हें गॉडेस लक्ष्मी के साथ कंपेयर किया जाने लगा, स्पेसिफिकली याद रखिए आप, ओके। सो राजा जो थे उनको गॉड विष्णु और रानियां जो थी उन्हें गॉडेस लक्ष्मी के साथ कंपेयर किया जाने लगा, ओके। यहां तक चीज आपको समझ गई। नेक्स्ट हमें ऐसा दिखता है कि जो गुप्ता साम्राज्य था उसमें जो राजा के बाद सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई डिपार्टमेंट होगा वो था आर्मी का डिपार्टमेंट। कौन सा, आर्मी। पर आर्मी में हमें ऐसा दिखता है कि गुप्त साम्राज्य के वक्त, ओके, आर्मी में हमें ऐसा दिखता है कि गुप्त साम्राज्य के वक्त राजा जो थे, ओके, राजाओं ने स्टैंडिंग आर्मी, क्या कहते हैं हम, स्टैंडिंग आर्मी रखना शुरू किया, ओके। गुप्त साम्राज्य में आर्मी कैसी थी, स्टैंडिंग आर्मी थी, ओके। यह चीजें क्लियर हो गई। देन नेक्स्ट हमें ऐसा भी दिखता है कि जो फ्यूडेटरीज थे उनके सामंत, किनके, गुप्ताओं के सामंत, ओके, फ्यूडेटरीज जो थे वह फ्यूडेटरीज, ओके, वो भी खुद की एक स्टैंडिंग आर्मी रखेंगे, ओके, वो भी खुद की एक स्टैंडिंग आर्मी रखेंगे। यह चीज क्लियर हो गई आपको। राजा इनकी खुद की एक स्टैंडिंग आर्मी जो सेंट्रल आर्मी होंगी। देन नेक्स्ट जो फ्यूडल लॉर्ड होंगे, जो फ्यूडल्स होंगे, राजाओं के द्वारा एक पर्टिकुलर एरिया को क्या कहेंगे हम, कंट्रोल करने के लिए या फिर वहां का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, वहां से रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए इनको अथॉरिटी दी जाती थी। वह अथॉरिटी की वजह से इन्हें क्या आर्मी एक मेंटेन रखना मैंडेटरी पड़ता था, तो उसके लिए वे भी एक स्टैंडिंग आर्मी रखते थे। यह चीज क्लियर होगी। इनकी स्टैंडिंग आर्मी राजा की स्टैंडिंग आर्मी से बहुत डिफरेंट थी, ये चीज आपने याद रखना। क्योंकि राजा की स्टैंडिंग आर्मी में हमें क्या दिखता है, राजा की स्टैंडिंग आर्मी में हमें चैरियट दिखता है, राजा की स्टैंडिंग आर्मी में हमें हॉर्सेस दिखते हैं, हॉर्समैन दिखते हैं, राजा की स्टैंडिंग आर्मी में हमें कैवलरी दिखती है, ओके। आर्चर्स भी दिखते हैं, ओके, हॉर्समैन, ओके, हॉर्समैन उन्हें हम आर्चर भी कहेंगे, ओके, तो आर्चर यहीं पे डाल देंगे हम, ओके। सो आर्चर भी दिखते हैं हमें, हॉर्समैन आर्चर दिखते हैं, ओके। सो चैरियट, हॉर्समैन, आर्चर, कैवलरी, ये जो इतना वाइड वेराइटी ऑफ आर्मी है या फिर वाइड वेराइटी ऑफ जो रेजिमेंट है हमें सेंट्रल आर्मी में जो दिखते हैं, वह वाइड वेराइटी ऑफ रेजिमेंट हमें फ्यूडल आर्मी में नहीं दिखेंगे, ओके। फ्यूडल आर्मी में भी जस्ट स्टैंडिंग और क्या कहेंगे हम, वॉकिंग आर्मी, क्या कहेंगे हम, वॉकिंग आर्मी, ओके, जो पैदल चलते थे, उनके पास घोड़े और घोड़ों का मेंटेनेंस करना या फिर राजाओं ने ही उन्हें परमिशन नहीं दी हो, ओके। क्योंकि अगर वो ज्यादा पावरफुल बनेंगे तो वो एक दिन राजा को ही चैलेंज करेंगे, ओके, राजा की ही पावर को धोखा होगा। सो राजा उनको आर्मी में फ्री हैंड तो नहीं देंगे, यस, they will allow them to maintain their standing army but without giving them a free hand, उन्हें फ्री हैंड नहीं देंगे, ओके। सो ऐसा हमें दिखता है कि आर्मी में सेंट्रल आर्मी जो है, राज्य की एक सेंट्रल आर्मी जिसे हम स्टैंडिंग आर्मी कहेंगे, वहां पे हमें चैरियट दिखते हैं, हॉर्समैन दिखते हैं, आर्चर्स भी दिखते हैं और कैवलरी भी दिखती है, कहां पर, राज्य की सेंट्रल आर्मी में। देन नेक्स्ट हमें ऐसा दिखता है कि जो रीजनल लेवल था, जो लोकल लेवल था, वहां पे फ्यूडल लॉर्ड भी स्टैंडिंग आर्मी रखते थे, ओके। वहां पर जो फ्यूडल लॉर्ड थे वो भी स्टैंडिंग आर्मी रखते थे। अब इसका दो अर्थ है, ओके। फ्यूडल आर्मी, फ्यूडल राजा द्वारा आर्मी रखना या फिर फ्यूडल लॉर्ड द्वारा आर्मी रखना, इसके दो अर्थ है। एक तो उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, सेकंड इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, अगर जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो कहीं पर वॉर में जाए तो उस वॉर में राजा के जो टोटल अमाउंट ऑफ आर्मी पर्सन होंगे या फिर टोटल जो सोल्जर होंगे, उन सोल्जर्स में अपने सोल्जर्स ऐड करके हमारी आर्मी की स्ट्रेंथ इंक्रीज करना, ओके। सो फ्यूडल आर्मी सेंट्रल आर्मी की स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए भी एक बहुत ही यूजफुल मींस था, ओके। तो यह हमें दिखता है आर्मी में, ओके। नेक्स्ट हमें जो देखना है वो है रेवेन्यू के बारे में, ओके। नेक्स्ट हमें देखना है रेवेन्यू से रिलेटेड, ओके। सो राजा का रेवेन्यू
ओके, एक राजा का रेवेन्यू या फिर उस वक्त के ट्रेडिशनल जो रेवेन्यू सिस्टम थी उसमें हमें ऐसा दिखता है कि राजा द्वारा जो ट्रेडिशनल उनके पहले भी गुप्त राजाओं द्वारा उनके पहले भी जो टैक्स सिस्टम चलता था वही उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया, जिसमें स्टेट रेवेन्यू के हमें दो इंपॉर्टेंट सोर्सेस दिखते हैं। स्टेट रेवेन्यू के सोर्स, दो सोर्स कौन से है इंपॉर्टेंट? पहला लैंड टैक्स, सेकंड वन इज टैक्स ऑन ट्रेड। दो टैक्स हमें दिखते हैं गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के वक्त। एक कौन सा दिखता है? लैंड टैक्स, दूसरा टैक्स ऑन ट्रेड। इसमें स्पेसिफिकली आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जो ये लैंड टैक्स था, ओके, ये लैंड टैक्स हमें भारत के पूर्व इतिहास में भी दिखा है। ओके, वो लैंड टैक्स कैसे लेते थे? वो जो जमीन थी या फिर जो फार्म कल्टीवेटेड एरिया था, वो कल्टीवेटेड एरिया में जितना कल्टीवेशन होगा, जितना प्रोड्यूस होगा, उस प्रोड्यूस के 1/4 या फिर और 1/6, okay, depend upon the situation, okay, depend upon the situation, 1/4 or 1/6 of the total produce goes to state in terms of टैक्स। ये था टैक्स, कौन सा? लैंड टैक्स, जिसको भाग भी कहते थे प्राचीन भारत में। अशोका के वक्त मैंने आपको बताया ही था। ओके, अशोका के वक्त हमने डिस्कस किया है कि भाग नाम का टैक्स उनके द्वारा लिया जाता था। वह भाग 1/6 या फिर 1/4 रहता था। ओके, एक भाग। ओके, देन नेक्स्ट हमें ऐसा दिखता है कि जो टैक्स ऑन ट्रेड है, जो ट्रेड होता था वहां से, ओके, वो टैक्स ऑन ट्रेड अब यहाँ पर उस वक्त हमें दिखता है कि जो टैक्स था किस पर? ट्रेड पर, उसे डिक्रीज किया जाएगा। उसे क्या किया जाएगा? डिक्रीज किया जाएगा। क्यों डिक्रीज किया जाने लगा? यहाँ पर इंपॉर्टेंट ट्विस्ट आता है, क्यों डिक्रीज किया जाने लगेगा। ओके, वेयर एज जो लैंड टैक्स था उसको इंक्रीज किया गया, लैंड टैक्स को इंक्रीज किया गया, और जो टैक्स ऑन ट्रेड था उसको डिक्रीज किया गया। ओके, याद रखिए गुप्ता एम्पायर भारत में जो था, भले ही वो प्रॉस्परस एम्पायर था उस वक्त, उस पीरियड को गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री ऐसा भी कहा जाता है, लेकिन स्टिल हमारा जो ट्रेड था वह डिक्लाइनिंग फेज में था। अंडर गुप्ताज रूल हमारा ट्रेड जो था वह था डिक्लाइनिंग फेज में। अगर ट्रेड डिक्लाइनिंग फेज में है तो ट्रेड को रिवाइव करने के लिए हमें कुछ कंसेशन देने पड़ेंगे। ओके, आज भी हम वही प्रैक्टिस करते हैं इकोनॉमी में, उस वक्त भी हम वही प्रैक्टिस करते थे इकोनॉमी में, कि अगर ट्रेड को हमें बढ़ावा देना है, अगर हमें ट्रेड को इंप्रूव करना है, तो व्हाट वी नीड टू डू इज दैट वी नीड टू प्रोवाइड सम कंसेशन टू द ट्रेडर। और जो मैन्युफैक्चर या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे उस वक्त की अगर टर्म में बात करूं मैं, तो जो ट्रेडर होंगे उन ट्रेडर्स को हमें क्या देना पड़ेगा? उन ट्रेडर्स को हमें कंसेशन देना पड़ेगा। कंसेशन मतलब टैक्स में हमें कंसेशन देने पड़ेंगे। तो हमें दिखता है उस वक्त टैक्स जो था ऑन ट्रेड वह डिक्रीज हुआ था। टैक्स ऑन ट्रेड क्या हुआ था? डिक्रीज हुआ था। वेयर एज टैक्स जो था लैंड पर, जो लैंड में प्रोड्यूस होगा उसका जो टैक्स था वह इंक्रीज हुआ था। ओके, वह इंक्रीज होते हुए हमें दिखेगा कब? ड्यूरिंग गुप्ता एज। ओके, यह था कुछ उनके रेवेन्यू के बारे में। नेक्स्ट हमें जो देखना है वह है उनका जुडिशियरी सिस्टम। कौन सा? जुडिशियरी सिस्टम, जुडिशियरी। तो जुडिशियरी में हमें ऐसा दिखता है, ओके, कि ड्यूरिंग गुप्ता एज जो लॉ थे मतलब फॉर एग्जांपल सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, ओके, सिविल एंड क्रिमिनल लॉ वो क्लियरली डिमार्केटेड थे। वो क्या थे? क्लियरली डिमार्केटेड। They were elaborated compared to any other dynasty at that time in the history. Okay, उनके वक्त या फिर उनके पहले जितने भी कोई डायनेस्टीज हुई होंगी इंक्लूडिंग मौर्य देमसेल्फ, हमें ऐसा दिखता है कि जो जुडिशियरी फंक्शन कर रही थी अंडर गुप्ताज एडमिनिस्ट्रेशन, उस वक्त जो सिविल लॉ या फिर क्रिमिनल लॉ इन्फोर्स था वो बहुत क्लियरली डिमार्केटेड था। ओके, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द सिविल केसेस, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द क्रिमिनल केसेस, वो उन्होंने क्लियरली डिमार्केटेड किए थे, क्योंकि उनके वक्त हमें ऐसा दिखता है कि जो मेजर पोर्शन था उनके स्टेट का, ओके, जो स्टेट का फंक्शन था, मेजर फंक्शन था स्टेट का, वो अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र चलता था। क्या चलता था? अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र। अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र
अगर उनका स्टेट रन कर रहा है तो हमें दिखता है कि बहुत से वेराइटीज ऑफ लॉ बुक्स वेर कंपाइल्ड ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर, variety of multiple log book were compiled during the Gupta rule, और उसमें ही हमें दिखता है कि इनके वक्त जो था इनके गुप्ताओं के वक्त जुडिशरी जो होंगी उसमें हमें बहुत क्लियरली व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द सिविल केसेस, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द क्रिमिनल केसेस, ये क्लियरली मेंशन था। और जिसके लिए हमें क्या हेल्प किया, उस वक्त के कंपोज्ड धर्मशास्त्र, डिफरेंट धर्मशास्त्र, डिफरेंट लॉ बुक जिनके अकॉर्डिंग एक राजा को अपना राज्य धर्म निभाना पड़ता है। सो यहाँ तक जो इंफॉर्मेशन थी ये थी स्टेट रेवेन्यू या फिर जुडिशियल सर्विसेज की। नेक्स्ट हमें जो देखना है वह है गुप्ताज इनके ब्यूरोक्रेसी के बारे में। किसके बारे में? ब्यूरोक्रेसी के बारे में। ब्यूरोक्रेसी के बारे में। अब गुप्ताज के बाद ब्यूरोक्रेसी जो थी वो आपने याद रखना। यहाँ पे वो लाइन इंपॉर्टेंट है जो आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। गुप्ताज के वक्त जुडिशियरी वाज मोर इलैबोरेटेड देन द मौर्य। Gupta's in the judiciary was more elaborated than the Maurya, but during Gupta's bureaucracy was not elaborated, not as elaborated as Maurya. Not as elaborated as the Maurya. अब ऐसा क्यों लिखा मैंने लाइन? ऐसा क्यों एक इतिहासकार कहता है या फिर बहुत से हिस्टोरियन ने ऐसा क्यों कहा कि इट वाज नॉट एज इलैबोरेटेड एज द मौर्य? क्योंकि याद रखो मौर्य जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो था हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वाज मोर और लेस हाईली एडमिनिस्ट्रेटिव, हाईली सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिखता है हमें, हाईली सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वेयर एज ड्यूरिंग द गुप्ताज रूल हमें दिखेगा हाईली डिसेंट्रलाइज्ड कैसा? राजा तो फाउंटेन ऑफ पावर है ही, राजा ने बहुत से पावर जो है, बहुत से जो अथॉरिटीज है वो फ्यूडल लॉर्ड को दिए थे। किन्हें दिए थे उन्होंने? फ्यूडल लॉर्ड। फ्यूडल लॉर्ड को दिखेंगे हमें बहुत से अथॉरिटीज दिए हुए। उससे क्या होगा कि फ्यूडल लॉर्ड जो थे इन इस केस में फ्यूडल लॉर्ड जो होंगे उन्हें रेवेन्यू कलेक्शन करना was their first authority. Second authority was to impose the law and order, in that particular area. For that they have to maintain a particular standing army. particular standing army उन्हें maintain करना पड़ता था। बट अब इस कंडीशन में हमें यह भी दिखता है कि अगर वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं मतलब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास है, अगर वो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं दैट आल्सो मींस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास है। रेवेन्यू कलेक्शन करना या फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना आर द पार्ट ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। और वह लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अगर एक फ्यूडल लॉर्ड संभालता है तो जो सेंट्रल अथॉरिटी होंगी उन्हें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इतना मतलब सोचना या फिर इतना डिटेलली क्या कहेंगे हम, एक स्ट्रक्चर बनाना एडमिनिस्ट्रेशन का, वो उन्हें मतलब कुछ अफोर्ड नहीं करेगा। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए फ्यूडल लॉर्ड तो है ही, वही देखेंगे जो भी लोकल लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में। सो इसीलिए हमें दिखता है कि जो भी लोकल लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन है, कौन सा लोकल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन, वह सब कौन देखेगा? वह सब देखेंगे फ्यूडल लॉर्ड। उसके वजह से जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो इतने ज्यादा अपॉइंट नहीं किए गए, नॉट मेनी अपॉइंटेड। नॉट मेनी अपॉइंटेड। तो हमें ऐसा दिखता है कि जो ब्यूरोक्रेसी होंगी उसमें जो ब्यूरोक्रेट होंगे वो ज्यादा नंबर में अपॉइंट नहीं किए गए थे। किनके द्वारा? गुप्ता जिनके द्वारा। वेयर एज इन किसमें? मौर्य। ड्यूरिंग मौर्यन रूल हमें ऐसा दिखता है कि जो ब्यूरोक्रेसी थी वो वाज मोर इलैबोरेटेड। क्योंकि अर्थशास्त्र में सब कौन से एरियाज में हमें ध्यान रखना है, कैसे रेवेन्यू कलेक्ट करना है, कैसे लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स करना है, इस सब के बारे में क्लियरली अर्थशास्त्र में कौटिल्य इन्होंने मेंशन किया है। तो ये थी इंफॉर्मेशन ब्यूरोक्रेसी के बारे में। नेक्स्ट जो हमें देखना है वो है उनका प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो हमें देखना है वो है उनका लोकल एंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सा? लोकल एंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल एंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें हमें ऐसा दिखता है कि जो एम्पायर था, बड़ा एम्पायर, इट वाज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल स्मॉल प्रोविंसेस व्हिच वेर कॉल्ड एज भुक्ति। भुक्तिस।
भुक्तिस, ओके के था यहाँ पे, यस सॉरी, भुक्तिस, ओके भुक्तिस, अगेन दोस भुक्तिस वेर डिवाइडेड इनटू विषया, भुक्तिस वेर डिवाइडेड इनटू विषया, विषया वेर डिवाइडेड इनटू विट्ठिस, and villages were divided into villages. ओके भुक्ति, विषया, विट्ठी एंड विलेज. ओके ये था उनका डिवीजन ऑफ द एम्पायर, ये था एम्पायर डिवाइड होते हुए दिखेगा हमें. भुक्तिस जो थे वो थे अंडर उपारिका, उपारिका, भुक्तिस वेर अंडर उपारिका, विषया वेर अंडर विषयपति, विषयपति, विषयस वेर अंडर विषयस्पति. यहाँ पर ऑफिसर्स रहते थे, ओके यहाँ पर ऑफिसर्स रहते थे, उन्हें कुमारमात्य, ओके कुमारमात्य ऐसा भी कहा जाता था कभी कभी, कई जगह पर कुमारमात्य ऐसा भी मेंशन हमें मिलता है, कुमारमात्य, कुमारमात्य. ओके अमात्य इनका मेंशन हमें कहाँ पे मिलता है, मौर्यन एम्पायर में. यहाँ पे हमें क्या दिखता है कि कुमारमात्य वही वेट्टिस मींस, देखो ये फॉर एग्जांपल स्टेट पकड़ो, स्टेट लेवल, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट ओके डिवीजन, डिवीजन के बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर विलेजेस. ओके सो कुमारमात्य. देन नेक्स्ट हमें दिखता है विलेज, विलेज लेवल पर विलेज हेडमैन. ओके कौन होगा, हेडमैन. ओके अब यहाँ पे हेडमैन के साथ इंपॉर्टेंट है एल्डर पीपल ऑफ द विलेज, एल्डर पीपल ऑफ विलेज. हेडमैन तो इंपॉर्टेंट है ही, बट वहां पर कौन इंपॉर्टेंट है, और एल्डर पीपल ऑफ द विलेज. ओके तो यहाँ पे क्लियरली हमें दिखता है कि जो लोकल या फिर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे रन हो रहा है. एक तो हमें भुक्तिस दिखेंगी, ओके जो गुप्ता एम्पायर है वो किस में डिवाइडेड है, मल्टीपल प्रोविंस में, लाइक भुक्तिस which were under the उपारिका. Then next हमें ऐसा दिखता है कि भुक्तिस were again divided into विषया which were under the विषयपतिस. Then विषयास were further divided into multiple vittis which were under an officer called as कुमारमात्य. Okay, might be a collector like post. Okay, modern collector like post. Okay. Then next, those vittis were divided into multiple villages. Those villages were headed by the village headman. Okay, and village headman has to work with an advice of the elder people of the village. जो पंचायत रहती है, okay, elder peoples की, जिसमें elder people रहते हैं, गांव के बुजुर्ग, वो गांव के बुजुर्ग इन हेडमैन को असिस्ट करते थे, एडवाइस करते थे गांव का एडमिनिस्ट्रेशन रन करने के लिए. ओके तो जो भी गांव में कुछ अगर डिसीजन लेना था तो उन डिसीजन में इन एल्डर पीपल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था. इनके अगर इनका कंसेंट नहीं होगा तो वह काम हमें टाउन लेवल पर या फिर विलेज लेवल पर नहीं होते हुए दिखेगा. ओके सो यह था गुप्ता एम्पायर, इनका एक प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन. इसके बाद जो हमें देखना है वह है गुप्ता एम्पायर वक्त का एग्रीकल्चरल कंडीशन. नाउ नेक्स्ट जो हमें देखना है वो है एग्रीकल्चरल कंडीशन ड्यूरिंग गुप्ता एज. ओके एग्री कंडीशन, ओके एग्री कंडीशन ड्यूरिंग गुप्ता एम्पायर रूल. ओके अब एग्रीकल्चर में तो हमें पता है कि ओके ऑलवेज इन एंशिएंट इंडिया एग्रीकल्चर वाज द मेजर पोर्शन या फिर मेजर ट्रेड बिजनेस. अभी कैसे आज के मॉडर्न इसमें कैसे ट्रेड बिजनेसेस दिखते हैं हमें, उस वक्त एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन. ओके मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल. क्या कहेंगे हम इसको, मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल. ये मेन ऑक्यूपेशन था. अब अगर ये मेन ऑक्यूपेशन था तो जो राजा रहते थे, राजा इज लिटरली लॉर्ड ऑफ द होल कंट्री और होल एम्पायर. राजा क्या रहेंगे, लॉर्ड. तो कहेंगे हम कि लैंड जो रहती थी, लैंड, ओके लैंड, वो लैंड ओन बाय किंग. क्या कहेंगे हम, लैंड ओन बाय किंग. और वह किंग जो रहते थे वो कई बार दान देते थे, दान. ओके एज अ ग्रांट में लैंड देते थे और लैंड के साथ लैंड के टैक्स, ओके टैक्स राइट भी दान कर देते थे राजा. ओके सो वहां पर फिर जो एग्रीकल्चर होगा, एग्रीकल्चर आउटपुट निकलेगा. ओके यह भी हमें दिखता है. देन नेक्स्ट एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ एक और चीज हमें जो दिखती है वह ये है कि एग्रीकल्चर में हमें विष्ठी दिखती है. विष्ठी, विष्ठी. अभी ये विष्ठी क्या था, ओके विष्ठी इसे कहेंगे हम फोर्स लेबर. फोर्स लेबर, फोर्स लेबर जो है हमें विष्ठी, यह गुप्ता एम्पायर में बहुत कॉमन दिखेंगी. ओके गुप्ता एम्पायर, ड्यूरिंग गुप्ता एम्पायर हमें फोर्स लेबर या फिर विष्ठी बहुत कॉमन दिखती है. ओके विदाउट पेइंग एनी
वर्कर, ओके, विदाउट पेइंग एनी वर्कर हिज क्या कहेंगे रेन्यूमरेशन, हम उससे काम करवा लेते हैं, ओके, इन रिटर्न ऑफ इन नथिंग, उसे कुछ नहीं मिलेगा इन रिटर्न में, बट वह क्या कर रहा है, हमारा पूरा काम करके दे रहा है। यह हो गया फोर्स लेबर, ओके, उसके विल के अगेंस्ट जाके उससे हम वो काम करा रहे हैं। देन नेक्स्ट हमें ऐसा भी दिखता है कि जब कभी भी रॉयल आर्मी, जब कभी भी रॉयल आर्मी मींस राजा की स्टैंडिंग आर्मी, कौन सी, राजा की स्टैंडिंग आर्मी, नॉट फ्यूडल लॉर्ड स्टैंडिंग आर्मी, राजा की स्टैंडिंग आर्मी, ओके, व्हेनेवर इट विल पास थ्रू एनी विलेज इन दैट एम्पायर, अगर उस एम्पायर के कौन से भी विलेज में से राजा की आर्मी अगर जाएंगी, ओके, उस आर्मी को फीड करना उस गांव का या फिर उस विलेज का एक ड्यूटी है, ऐसा डिमार्केट किया गया था राजा द्वारा, ऐसा डिमार्केट किया गया था। क्या डिमार्केट किया गया था, रॉयल आर्मी वाइल, ओके ओके, रॉयल आर्मी इफ पासेस, ऐसा कहेंगे, थ्रू विलेज, विलेज, देन विलेज, ओके, हैव टू फीड देम, क्या फीड देम, उन्हें खाना खिलाना पड़ता था अगर रॉयल आर्मी वहां से पास होंगी तो, ओके। तो यह भी पार्ट एग्रीकल्चर के हो रहा ना, उनके पास जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो गांव में, वो गांव की, वो तो उनका एक लैंड टैक्स दे ही रहे हैं, एग्रीकल्चर में जो भी कुछ प्रोड्यूस होगा, ओके, वो प्रोड्यूस होने के बाद वो उसका लैंड टैक्स पे करेंगे, टैक्स कितना 1/4 और 1/6, ओके, यह लैंड टैक्स पे कर रहे हैं वो, वह लैंड टैक्स पे होने के बाद अगर उनके पास कुछ बचा तो वो बचा कुछ घर पर लाते थे, उनके घर में वो एज स्टोर करके रखते थे, ओके, अगले क्रॉप प्रोड्यूस तक, ओके, उनको पूर्णा भी चाहिए था। बट अगर उसके बीच में अगर रॉयल आर्मी कभी वहां से पास हुई तो उस रॉयल आर्मी को फीड करना उस गांव की ड्यूटी है, ऐसे राजा द्वारा नियम प्रतिबंधित किए गए थे। हमें ऐसा कहीं इंस्क्रिप्शन में दिखता है, ओके। एक तो ये चीज हो गई। देन नेक्स्ट अगर एग्रीकल्चर की ही बात करें हम तो हमें यह भी दिखता है कि एग्रीकल्चर में जो लैंड थी उसको डिवाइड किया गया था, लैंड वॉज डिवाइडेड, लैंड वॉज डिवाइडेड, जो 5 भागों में डिवाइड की गई थी, जिसमें हमें ऐसा दिखता है कि एक था क्षेत्र, क्षेत्र जिसे कल्टीवेबल लैंड कहेंगे, कल्टीवेबल लैंड क्षेत्र, सेकंड खिला, सेकंड खिला, खिला मीन्स वेस्ट लैंड, खिला मीन्स वेस्ट लैंड, थर्ड अप्राहत, अप्राहत, ओके, थर्ड इज अप्राहत, अप्राहत मीन्स फॉरेस्ट लैंड, फॉरेस्ट लैंड, फोर्थ इज वस्ती, फोर्थ इज वस्ती मीन्स हैबिटेबल एरिया, हैबिटेबल एरिया, फिफ्थ वस्ती के बाद फिफ्थ कौन सा है, गपथा, ग प था, सरहा, सरहा, गपथा सरहा, यह क्या था, गपथा सरहा पास्चर लैंड, पास्चर लैंड, ओके। सो लैंड वाज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, कौन से 5 पार्ट्स हमें दिखता है, एक क्षेत्र मींस कल्टीवेबल लैंड, खिला मींस वेस्ट लैंड, अप्राहत मींस फॉरेस्ट लैंड, वस्ती मींस हैबिटेबल एरिया, गपथा सरह मींस पास्चर लैंड, ओके। सो ये 5 भागों में लैंड डिवाइडेड है, ऐसा हमें इंस्क्रिप्शन से पता चलता है ड्यूरिंग दी गुप्ता रूल, ओके। यह एक चीज हो गई। देन नेक्स्ट हमें एग्रीकल्चर के सेक्शन में ही एक और चीज देखनी है कि हमें ऐसा भी दिखता है कि जब राजा द्वारा, ओके, राजा द्वारा जब मल्टीपल यज्ञ, सॉरी, राजा द्वारा जब मल्टीपल यज्ञ परफॉर्म किए जाते थे तब राजा द्वारा ब्राह्मणों को यज्ञ परफॉर्म करने के लिए दान देते थे, ओके। राजा, ओके, क्या करते थे, किंग डोनेट या ग्रांट, डोनेट से लिखेंगे हम ग्रांट, किंग ग्रांट लैंड टू प्रीस्ट, किने प्रीस्ट, ओके, ब्राह्मणों को वो लैंड देते थे, ओके। और वह लैंड जो ब्राह्मणों को दी जाती थी उसे क्या नाम था, याद रखो, यह लैंड ग्रांट बाय ब्राह्मण्स, जो हमने संगम एज में भी देखा था, जिसकी वजह से काल भरा सिंह का उठा हुआ था, ओके। तो उसे क्या कहते हैं हम, ब्रह्मदेया, ब्रह्मदेया और अग्रहारा,
अग्रहारा, ओके, अग्रहारा ग्रांट और ब्रह्मदेया, ओके, ये ग्रांट है दोनों भी, ग्रांट कौन सी, अग्रहारा ग्रांट और ब्रह्मदेया एक ही है, उसका नाम सिर्फ अलग अलग है, ओके, उसको ब्रह्मदेया भी कहा जाता है या फिर उसको अग्रहारा लैंड भी कहा जाता है। अगर इनकेस एग्जाम में आया यूपीएससी में कि अग्रहारा लैंड क्या है, किससे रिलेटेड था, तो इट वाज रिलेटेड टू लैंड ग्रांट, ओके, वेयर किंग ग्रांट लैंड टू द प्रीस्ट। अब यहाँ पे सिर्फ यही नहीं, जब वो लैंड दे रहे हैं, जब वो लैंड ग्रांट कर रहे हैं एक प्रीस्ट को, तो वो साथ ही में जो टैक्स के उनके अथॉरिटी थी या फिर टैक्स कलेक्ट करने के उनके जो राइट्स थे ना, वह भी ट्रांसफर करते थे प्रीस्ट को, ओके, मींस अलोंग विद द लैंड दे यूज्ड टू ट्रांसफर द राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू। तो वहां से क्या दिखेगा हमें, जो लैंड है वो लैंड पर रेवेन्यू कौन कलेक्ट करेंगे, प्रीस्ट कलेक्ट करेंगे, ओके, उनके मेंटेनेंस के लिए या फिर उनके प्रॉस्पेरिटी के लिए वह लैंड और उसका रेवेन्यू काम में आएगा, ऐसा राजा का उसके पीछे मोटिव था। इसीलिए राजा क्या करते थे, राजा उनको अलोंग विद द लैंड, ओके, लैंड के जो रेवेन्यू और राइट्स थे, रेवेन्यू अथॉरिटी थी, वह उनको ट्रांसफर करते थे, ओके। तो यह था कुछ एग्रीकल्चरल सेक्शन के बारे में, ओके, एग्रीकल्चरल कंडीशन के बारे में, ओके, एग्रीकल्चरल कंडीशन के बारे में ड्यूरिंग दी गुप्ता एम्पायर, ओके। नेक्स्ट हमें जो देखना है वह है ट्रेड ड्यूरिंग दी एग्रीकल्चरल, ओके, ट्रेड ड्यूरिंग दी गुप्ता एम्पायर। अभी नेक्स्ट जो हमें देखना है वह है ट्रेड, ओके, ट्रेड ड्यूरिंग गुप्ता एम्पायर, ओके, ट्रेड ड्यूरिंग गुप्ता एम्पायर, जिसमें हमें ऐसा दिखता है कि जो गुप्तास, ओके, गुप्तास नहीं, जो फाहेन था, फाहेन चाइनीज ट्रैवलर, ओके, चाइनीज ट्रैवलर जो इंडिया में आया था, चाइनीज ट्रैवलर जो इंडिया में आया था टू लर्न अबाउट द इंडियन कल्चर, ओके, एक तो वो बुद्धिस्ट मॉन्क था ही, इंडिया जो कि बुद्ध इनकी लैंड है, वहां पर वो आया था बुद्धिज्म के बारे में लड़ने के लिए, लर्न करने के लिए। देन नेक्स्ट हमें दिखता है कि यहाँ के सोशल कंडीशन के बारे में भी लर्न करने के लिए वह इंडिया आया था। जब फाहेन इंडिया आएंगे, ओके, आएंगे, तब वे मगध को विजिट हुए थे, वे मगध गए थे, मगध, मगध की जो कैपिटल थी पाटलिपुत्र, ओके, तो उन्होंने उनकी किताब में ऐसे मेंशन किया है कि जो मगध है या फिर मगध की कैपिटल जो पाटलिपुत्र है, वह दुनिया में सबसे प्रॉस्परस सिटीज में से एक है, ओके, ऐसा खुद मेंशन किनके द्वारा किया गया है, यहाँ पर हमें फाहिन द्वारा किया गया दिखता है, ओके। इट शोज हाउ मच, ओके, द सिटी और हाउ मच द, क्या कहेंगे, एम्पायर वाज प्रॉफिटिंग और हाउ प्रॉस्पर दैट एम्पायर वाज, ओके। इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हो कि जब गुप्ता एम्पायर था तब हमें दिखता है कि मैक्सिमम, ओके, इंडिया की हिस्ट्री में मैक्सिमम गोल्ड कॉइन, मैक्सिमम गोल्ड कॉइन ये गुप्ताज ने इशू किए थे। मैक्सिमम गोल्ड कॉइन किन्होंने इशू किए थे, गुप्ता, इन्होंने इशू किए थे। देन हमें दिखते हैं कि नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन, number of silver coin were also issued by the Gupta, okay, they issued maximum number of coin. Then next number of silver coin also issued by them, okay, during their rule. Then next हमें उसमें यह भी दिखता है कि उनके द्वारा, okay, कॉपर के कॉइन रेयरली इशू किए गए थे, कॉपर के कॉइन रेयरली इशू किए गए थे, ओके, कॉपर कॉइन वेर रेयरली इशूड बाय देम। यह इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो इस पर से अंदाजा लगा हुआ कि अगर वो गोल्ड कॉइन एज अ करेंसी एट हायर लेवल वो यूज कर रहे हैं या फिर एम्प्लॉयड है, तो वो जो एम्पायर है, जो किंगडम है, वो कितना प्रॉस्परस होगा, ओके। तो यह चीज हमें दिखती है। देन नेक्स्ट हमें यह भी पता चलता है कि जो ट्रेड था, ओके, मैक्सिमम इनके पास जो रेवेन्यू आ रहा था ट्रेड का, वो थ्रू सिल्क रूट जो अपर पार्ट में से जा रहा था, ओके, सिल्क रूट के थ्रू, ओके, इनके पास इनकम आ रहा था, सिल्क रूट पर इनका कंट्रोल था, तो उसके थ्रू इनके पास इनकम आ रहा था, ओके। बट हमें ऐसा दिखता है अराउंड 500, ओके, अराउंड नियरली 500, ओके, 500 एडी और 550 एडी कहेंगे हम, अराउंड 550 एडी जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर, कौन सा, ईस्टर्न रोमन एम्पायर, ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो है, ईस्टर्न रोमन एम्पायर, इसके साथ हम या फिर रोमन एम्पायर के साथ हम मेनली जो ट्रेड करते थे ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम,
और यहाँ तक भी अप अंटिल नाउ जो भी हमारा रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड होता था वह सिल्क को लेकर होता था। ओके, इंडिया वेयर एक्सपोर्टिंग सिल्क टू द रोमन, ओके, टू रोमन्स, और वहां से हमें बल्क ऑफ अमाउंट में इनकमिंग जो गोल्ड कॉइन मिलते थे। ओके, गोल्ड कॉइन हमें इनकमिंग में मिलते थे। एक और चीज बताने की रहेगी कि जो गुप्ता इनके गोल्ड कॉइन थे उनसे दिनारस कहा जाता था, दिनारस। ओके, ये चीज आपने अंडरलाइन करना, गुप्तास गोल्ड कॉइन जो थे उसे क्या कहा जाता था, दिनारस कहा जाता था। ओके, तो जो रोमन थे, रोमन से गोल्ड कॉइन इंडिया में फ्लो होता था क्योंकि हम उन्हें सिल्क देते थे। ओके, तो कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि जो डिक्लाइनिंग ट्रेड हुआ था, हमने अर्लियर डिस्कस किया है ना, डिक्लाइनिंग ट्रेड होने की वजह से उन्होंने क्या किया, ट्रेड पर जो टैक्स था उसे डिक्रीज किया। तो जो डिक्लाइनिंग ट्रेड हुआ था उसके पीछे रीजन क्या थे, उसके पीछे यही रीजन था कि अराउंड दिस 550 एडी, ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है, जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था बाइजेंटीन, ओके, बाइजेंटीन, वो लोग, ओके, थ्रू चाइनीज पीपल लर्न, क्या लर्न किया उन्होंने, लर्न द आर्ट ऑफ ग्रोविंग सिल्क, लर्न द आर्ट ऑफ ग्रोविंग सिल्क, लर्न द आर्ट ऑफ ग्रोइंग सिल्क। यहां पे हमारा सबसे बड़ा लॉस हुआ। क्या लॉस हुआ, इंडिया में से सिल्क रोमन एम्पायर को हम एक्सपोर्ट करते थे। ओके, अब यहाँ पे चाइनीज पीपल, चाइनीज लोगों ने क्या किया, अराउंड 550 एडी, उन्होंने इन रोमन लोगों को या फिर बाइजेंटीन एम्पायर के जो लोग थे उन लोगों को सिल्क कैसे बनाते हैं इसकी कला उन्हें सिखा दी। अगर वो चाइनीज पीपल से कला सीखेंगे तो वह खुद का सिल्क प्रोड्यूस करेंगे, तो उन लोगों ने खुद का सिल्क प्रोड्यूस करना शुरू किया, और वहां पर हमें ऐसा दिखता है कि जो सिल्क का एक्सपोर्ट था इंडिया से वह डिक्लाइन हो जाएगा, जिसका असर सीधे सीधे हमारे ट्रेड पर गिरेगा। ओके, सो जो ट्रेड था वह ट्रेड डिक्लाइनिंग दिखता है हमें ड्यूरिंग गुप्ता एम्पायर। का दिखता है हमें ट्रेड डिक्लाइनिंग, ट्रेड डिक्लाइनिंग। ओके, ट्रेड डिक्लाइनिंग क्या कहेंगे हम इसको, फॉरेन ट्रेड एज वेल एज इंटरनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड के साथ साथ इंटरनल ट्रेड भी डिक्लाइन होते हुए हमें दिखता है। कैसे, ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कहा, मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन, देन मल्टीपल सिल्वर कॉइन, बट फार, ओके, क्या कहेंगे हम, फ्यू कॉपर कॉइन वेर इशूड बाय देम। और यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी होगी कि कॉपर कॉइन वाज एक्ट एज अ करेंसी ऑफ अ कॉमन पीपल। अगर कॉपर कॉइन कॉमन पीपल की करेंसी है, मतलब कॉमन पीपल ट्रेड ज्यादा नहीं कर रहे हैं, कॉमन पीपल अगर ट्रेड ज्यादा नहीं कर रहे होंगे तो हमें दिखेगा इंटरनल ट्रेड भी क्या है, डिक्लाइनिंग फेज में है। फॉरेन ट्रेड तो डिक्लाइनिंग फेज में है क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया है। एक्सपोर्ट अगर कम हो जाएगा तो फॉरेन ट्रेड होगा नहीं तो डिक्लाइनिंग फेज में चले ही जाएगा। इंटरनल ट्रेड क्यों कम हो रहा है, तो कॉइन्स ज्यादा इश्यू नहीं किए गए थे और जो फोकस था वो मैक्सिमम एक्सपोर्ट पर ही था, इसलिए हमें इंटरनल ट्रेड भी डिक्लाइनिंग दिखता है। कब, ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर। ओके, तो ये था ओवरऑल कंडीशन कुछ गुप्ता एम्पायर के ट्रेड इकोनॉमी के बारे में। नेक्स्ट हमें जो देखना है वो है गुप्ता एम्पायर की सोशल कंडीशन। ओके, सो नेक्स्ट जो हमें देखना है वह है गुप्ता एम्पायर के दौरान सोशल कंडीशन। ओके, सोशल कंडीशन क्या थी। ओके, तो एक चीज हमें क्लियरली यहाँ पे पता होनी चाहिए कि गुप्ताज वेयर वैश्य, क्या थे वो वैश्य थे ड्यूरिंग देयर अर्ली फेज। अगर वो वैश्य होंगे तो एक कौन सा राजा रूल कर सकता था, ओके, कौन से वर्ण के राजा रूल कर सकते थे, क्षत्रिय राजा। ओके, कौन रूल कर सकेंगे, क्षत्रिय। सो इन ऑर्डर टू ट्राई टू एलिवेट देयर स्टेटस, ओके, उन्होंने बहुत मेहनत की और उसमें हमें ऐसा भी दिखता है कि ब्राह्मण जो थे, स्पेशली प्रीस्ट, ओके, प्रीस्ट जो थे उन्होंने उन्हें ज्यादा मदद की। प्रीस्ट ने क्या किया, जो गुप्ता एम्पायर के राजा थे उनको, ओके, गुप्ता एम्पायर के राजा को कंपेयर कर दिया। कंपेयर किसके साथ कर दिया, उन्हें कंपेयर कर दिया गॉड के साथ। They compare the Gupta's king with God, okay, and called them as a Kshatriya or protector. Okay, called them as a Kshatriya or protector. जो ब्राह्मण थे उन्होंने क्या किया, जो गुप्त राजा थे उनको भगवान के साथ तो कंपेयर किया ही, but they also called them as a protector. Okay, और यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट आपको यह पता होनी चाहिए कि जब उनको गॉड के साथ तुलना की गई, उनको एज अ क्षत्रिय देखा गया, किनको, इन राजाओं को, तो ये राजा इन रिटर्न जो प्रीस्ट थे, जो ब्राह्मण थे, ओके,
जो ब्राह्मण होंगे उनको ग्रांट देंगे, उनको ग्रांट देंगे। ग्रांट हमें दिखता है, तो ऐसे दिखता है हमें जो लैंड ग्रांट है, ओके, स्पेसिफिकली लैंड ग्रांट, ओके, वह भी कौन सा, टैक्स फ्री लैंड ग्रांट देंगे उन्हें, ओके, वहां से टैक्स भी वह कलेक्ट नहीं करेंगे। नो रॉयल पर्सन, नो रॉयल ऑफिसर कुड एंटर दैट लैंड, कोई भी रॉयल ऑफिसर उस लैंड में एंटर नहीं करेगा, ये स्ट्रिक्टली वार्निंग सेंट्रल अथॉरिटी के थ्रू दी गई थी, ओके, यह हमें दिखता है। तो इससे क्या होगा, जो अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, स्पेसिफिकली ब्राह्मण, वो क्या होंगे, प्रॉस्परस, क्या होंगे, प्रॉस्परस होंगे, ओके, वह समृद्ध होंगे, वह समृद्ध होंगे, ओके। उसके बाद क्षत्रिय जो थे वह तो समृद्ध थे ही। ट्रेड जो था, जो भी प्रॉब्लम आएगा वो ट्रेड और क्या कहेंगे हम, लोअर शूद्र, इन पर ही आएगा, ओके। बट यहाँ पर एक चीज और एक अलग है, एक आपने याद रखना, क्योंकि यहाँ पर हमें दिखता है कि गुप्ता जो थे उनके वक्त जो लैंड था, या फिर कल्टीवेबल लैंड, कौन सा लैंड कहेंगे हम, स्पेसिफिकली कल्टीवेबल लैंड, ओके, कल्टीवेबल लैंड वह इंक्रीज हुआ, कल्टीवेबल लैंड इंक्रीज, कल्टीवेबल लैंड इंक्रीज। अगर कल्टीवेबल लैंड इंक्रीज हो रहा है तो जो एग्रीकल्चर करेंगे, जो फार्मिंग करेंगे, ओके, उनका भी नंबर बढ़ेगा, या फिर फार्मिंग एरिया बढ़ेगा, फार्म में से जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा वह भी बढ़ेगा। तो हमें दिखेगा यहाँ पर जो फार्मिंग करते हैं, फार्मिंग कम्युनिटी, वह प्रॉस्पर होंगी, वह क्या होंगी, प्रॉस्पर होंगी, वह प्रॉस्पर होंगी। और उसमें कौन थे, मेनली शूद्र। सो ड्यूरिंग गुप्ता एज जो शूद्र थे, जो स्पेसिफिकली क्या कहते हम, फार्मिंग में एंगेज थे, ओके, स्पेसिफिकली फार्मिंग में एंगेज थे शूद्र, उनका स्टेटस एलिवेट होगा, ओके, उनका स्टेटस क्या हो रहा है, उनकी क्या कहेंगे हम, सोशल कंडीशन, या फिर कहेंगे हम इकोनॉमिकल स्टेटस, सोशल एंड इकोनॉमिकल स्टेटस राइज हुआ, सोशल एंड इकोनॉमिकल स्टेटस हमें राइज होते हुए दिखेगा, किनका, शूद्र, इनका। देन नेक्स्ट हमें दिखता है ड्यूरिंग गुप्ता एज ही शूद्र जो थे, ओके, शूद्र, इन्हें रामायण, ओके, महाभारत, रामायण, महाभारत, इनको लिसन, ओके, इनको लिसन करने की परमिशन मिली, परमिशन दे दी उनको, परमिट कर दिया कि वह रामायण और महाभारत क्या कर सकते हैं, लिसन कर सकते हैं, सुन सकते हैं। देन सर्टन रिचुअल्स जो थे, क्या कहेंगे हम, सर्टन रिचुअल्स, वह परफॉर्म करने की उन्हें परमिशन मिली, सर्टन रिचुअल्स परफॉर्म करने की उन्हें परमिशन मिली, हमें यह भी दिखती है। तो यह कुछ स्टेटस उनका इंक्रीज हुआ, ओके, बल्कि शूद्र इनका स्टेटस यहाँ तक इंक्रीज हुआ कि जो लाइन थी शूद्र और वैश्य इनके बीच में वह फेंट होती हुई दिखती है, ओके, देयर वाज नो क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन वैश्य एंड शूद्र इन, ओके, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकल स्टेटस। इकोनॉमिकल स्टेटस उनका इतना इंक्रीज हो जाएगा ड्यूरिंग द गुप्ता एज, यह इंपॉर्टेंस है इस एज का, ओके। देन नेक्स्ट जो वैश्य कम्युनिटी थी, वैश्य वेयर मेनली एंगेज्ड इन ट्रेड, वैश्य कम्युनिटी किसमें एंगेज थी, मेनली इन ट्रेड, हमें यह दिखता है, ओके। सो ट्रेड में वह मेनली एंगेज कम्युनिटी थी, ओके। तो ट्रेड भी हमें कुछ दिखता है कि कुछ प्रॉस्परस था, कई बार प्रॉस्परस नहीं था, स्पेसिफिकली कौन सा प्रॉस्परस नहीं था, जो एक्सपोर्ट कहेंगे हम, वह प्रॉस्परस नहीं था, बट वो स्टेट एक्सपोर्ट था। या फिर हम लोकल यहाँ पर भी बात करें तो लोकल यहाँ पर, लोकल लेवल पर भी हमें ट्रेड दिखता है, सम ऑफ अमाउंट ट्रेड दिखता है, बट वो डिक्लाइनिंग फेज में था, ओके। और ट्रेड से एंगेज कौन सी कम्युनिटी थी, तो वैश्य कम्युनिटी थी। देन नेक्स्ट हमें सोशल कंडीशन में यह भी पता चलता है कि जो महिलाएं थी, वुमेन ड्यूरिंग गुप्ता एज, उनका जो स्टेटस था, ओके, समवॉट रिलैक्स कर दिया, उन पर जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो बहुत रिलैक्स कर दिए थे, उनका स्टेटस, ओके। या फिर उनके लिए जो रिस्ट्रिक्शन थे, यहाँ पे हम रिस्ट्रिक्शन कहेंगे, रिस्ट्रिक्शन, हमें वुमेन्स पर के रिस्ट्रिक्शन रिलैक्स होते हुए दिखेंगे। कैसे दिखेंगे, लाइक शूद्र वुमेन्स को भी रामायण एंड महाभारत सुनने का, ओके, लिसन करने का उन्हें परमिट मिला था, ओके। अप अंटिल देन वुमेन वेर नॉट अलाउड टू सिट, ओके, इन अ place where any religious rituals have been recited। अगर कहीं पर
धार्मिक कार्यक्रम हो तो उस धार्मिक कार्यक्रमों में अगर वेदों का मंत्रों का उच्चार होता होगा तो वहां पे शूद्र और वुमन इनको परमिशन नहीं रहती थी। बट यहाँ पे हमें ऐसा दिखता है कि आने वाले वक्त में उनको महाभारत या फिर रामायण यह पढ़ने की अनुमति दे दी गई। ओके, और एक चीज इंपॉर्टेंट कि महिलाओं को प्लस ऐसा दिखता है महिला वुमेन प्लस जो शूद्र होंगे वुमेन एंड शूद्र जो कि सबसे डाउन थ्रोडन सोसाइटी थी ओके इंडिया की, उनको कृष्ण इनकी वर्शिप की परमिशन मिली थी कि कृष्ण को वो क्या कर सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं। कृष्णा इज वन ऑफ द अवतार ऑफ विष्णु, ऐसा कहा जाता है 10 अवतारों में। ओके, सो कृष्ण की वर्शिप करने की परमिशन वुमन और शूद्र इनको मिली थी। ऐसा भी हमें दिखता है कब, ड्यूरिंग दी गुप्ता एज। ओके, यह एक चीज होगी। देन और एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी था जो सबसे दयनीय अवस्था में रह रहे थे। ओके, उनको कहा जाता था अनटचेबल्स। कौन थे वो? अनटचेबल्स। अनटचेबल्स जो थे, ओके, अनटचेबल्स, इनके बारे में फर्स्ट मेंशन ये कहेंगे। देखो, ये तो एज फार एज 500 बीसी में भी अनटचेबल्स पाए जाते थे। ओके, बट ये जो अनटचेबल्स है, अछूत है, इनके बारे में इतनी प्रोमिनेंट इंफॉर्मेशन नहीं थी अवेलेबल। बट जब फाहिन आए थे इंडिया में, फाहिन, ओके, फाहिन जब ये आए थे तब इन्होंने बॉर्डर एरिया जो थे, बाउंड्रीज साम्राज्य की, गुप्त साम्राज्य के बाउंड्री, वहां पर इन्होंने स्टडी की, वहां पर गए, वहां पर घूमे, तब इनको पता चला कि वहां पर, ओके, कहां पर, बाउंड्री एरिया, ओके, कहां पर, सो बाउंड्री एरिया में, कहां पर, बाउंड्री एरिया में ऐसा दिखता है कि कुछ लोग रह रहे हैं। ओके, पीपल आर लिविंग, बाउंड्री एरिया में पीपल आर लिविंग। ओके, किससे डील कर रहे हैं वो? दे आर डीलिंग विथ मीट एंड फ्लैश। ओके, चमड़ी और मांस, इससे वह डील कर रहे हैं, ऐसा फाहिन द्वारा लिखा गया था। और उन लोगों को स्पेसिफिकली कौन से नाम से बुलाया जाता था, ऐसा फाहिन ने मेंशन किया है? चांडाल इस नाम से उन्हें बुलाया जाता था। अब चांडाल कौन है, कैसे आएंगे? जब हम आर्ट एंड कल्चर में वैदिक लिटरेचर पढ़ेंगे तो वैदिक लिटरेचर में हम टाइप ऑफ मैरिजेस पढ़ेंगे। ओके, टाइप ऑफ मैरिजेस लाइक अनुलोमा, प्रतिलोमा, ओके, ब्रह्मा मैरिज, दैव मैरिज, असुर मैरिज। तो ये जो मैरिज होंगे, इन मैरिजों से जो संतान प्राप्ति होंगी, उस संतान प्राप्ति को भी अलग अलग नाम दिए गए थे। तो उसमें एक पर्टिकुलर मैरिज है जिसमें एक संतान प्राप्ति होंगी, तो उस संतान को एज अ चांडाल डिनोट किया जाता था। और वह चांडालों को उस वक्त की कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में, गुप्ता एम्पायर में, अनटचेबल्स कहा जाता था, जो शहर के बाहर रहते थे, मेनली फ्लैश और मीट से वो डील करते थे। इनका मेंशन किसने किया था? फाहिन, क्योंकि उनकी जो पॉपुलेशन थी वो इतनी इंक्रीज हो गई थी कि वो नोटिसेबल थी। अराउंड 500 बीसी उनकी पॉपुलेशन इतनी नहीं थी कि वो नोटिसेबल होंगी, बट हमें दिखता है अराउंड कितना, ये 500 एडी उनकी पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज हो गई है कि वो नोटिसेबल है, इतने कि फाहिन तक की इनकी नोटिस में आ गया था, उन्होंने उनके बारे में लिख कर रखा है। ओके, सो ये था कुछ सोशल कंडीशन के बारे में ड्यूरिंग दी गुप्ता एज। सो इस लेक्चर में, इस वीडियो में हमने स्पेसिफिकली गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखा। देन नेक्स्ट हमने गुप्ता जिनके वक्त किस प्रकार की एग्रीकल्चरल कंडीशन थी वह देखा। देन नेक्स्ट आफ्टर हमने ड्यूरिंग गुप्ता एज ट्रेड कैसे कैरिड आउट किया जाता था उसके बारे में देखा। एंड देन लास्टली हमने ड्यूरिंग गुप्ता एज क्या सोशल कंडीशन थी उसके बारे में देखा। ओके, सो यह वीडियो था हमारा गुप्ता एम्पायर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल कंडीशन एंड इकोनॉमिकल स्टेटस, इसके बारे में। ओके, नेक्स्ट जो हमें देखना है वो पोस्ट गुप्त पीरियड में जो भी छोटे साम्राज्य राइज होंगे उनके बारे में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।